नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर से करेंगे। सवाई माधोपुर से ये बड़ी खबर है। गंगापुर सिटी कस्बे में मानवीय संवेदना तार तार हुई है। नगर परिषद में शव के साथ बेकदरी की गई है। शवों को कचरा गाड़ी में ले जाया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली में डालकर शमशान तक शवों को पहुंचाया गया। 3 दिन पहले एक युवक और महिला की ट्रेन से कटकर मौत हुई थी। तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं, जहां पर युवक युवती की ट्रेन से कटने से मौत हो गई और इनके शवों को कूड़े के, जिससे कूड़े फेंके जाते हैं, उस कचरे गाड़ी से पहुंचाया गया है। तक का ज्ञात व्यक्ति व महिला का दोनों का पोस्टमार्टम राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी से कराया गया है और नगर परिषद गंगापुर सिटी के माध्यम से अंतिम संस्कार पूर्ण हिंदू रीति रिवाज से कराया जाए। तो एम्बुलेंस की जगह पर कचरा गाड़ी से शव को उठाया गया है। आप ये तस्वीर देखकर समझ सकते हैं कि कितनी मानवता है इन लोगों में, जहां पर 3 दिन पहले एक युवक युवती की ट्रेन से कटकर मौत हो जाती है और जब शव को शमशान पहुंचाया जाता है तो कचरे की गाड़ी से पहुंचाया जाता है। ये तस्वीरें वाकई शर्मनाक हैं। गिरिराज सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज, ये कैसी मानवीयता है? कचरे गाड़ी से शव को पहुंचा रहे हैं, क्या कहना है जिम्मेदारों का इस मामले पर? जी, निश्चित रूप से ये देखिए, मानवता को शर्मसार करने का वाला मामला है और ये जो वाकया हुआ है ये पहली मर्तबा नहीं, इससे पूर्व में भी एक मर्तबा गंगापुर सिटी में ऐसा ही वाकया हो चुका है, जहां पर भी अस्पताल से जो लावारिस शव थे वो कचरा गाड़ी में पहुंचाए गए। नगर परिषद के जो अधिकारी हैं वो इस मामले में पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं उनसे भी हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वे भी इस मामले से कन्नी काटते हुए दिखाई दिए। जिला प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे जवाब देते बन नहीं रहा है, जबकि इस मामले में जब 1-2 मर्तबा पूर्व में भी जब इस तरीके के मामले आए थे तो जिला मुख्यालय पर तो जो यहाँ पर है कुछ जागरूक लोग हैं, उन्होंने मोक्ष यात्रा एक रथ है वो अपने तरीके से डोनेशन करके और एक एकत्रित किया और वो रखा। लेकिन इसके अलावा भी जो आसपास के कस्बे हैं, नगर परिषद जो गंगापुर सिटी है, यहाँ पर कई मर्तबा देखने को मिलता है कि जहां पर जो शव है उनके साथ में जो अनजान शव है उनके साथ में उनका घोर अपमान यहाँ पर किया जाता है। ये अपने आप में जो मानवता है, इंसानियत है, उसको शर्मसार करने का मामला है और सीधे तौर पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस मामले से अपने हाथ पूरी तरीके से खड़े कर देते हैं। जी बिल्कुल गिरिराज, संवेदना को तार तार कर देने वाली ये खबर है। आप बता रहे हैं कि कोई पहला मामला तो है नहीं, इससे पहले भी यहाँ पर इस तरीके के मामले आ चुके हैं। क्या कोई इस पर सुनवाई करने को तैयार नहीं है? किसी को शर्म नहीं आ रही है तस्वीरें देखकर? देखिए, इस मामले में ये जो मामला है, इस मामले को जो गंगापुर सिटी के जो विधायक हैं रामकेश मीणा, ये उनके जहन में भी ये मामला आया है और रामकेश मीणा ने भी इस बात को बेहद गंभीर माना है और उन्होंने भी इस पर खेद व्यक्त किया है और साथ ही में ये एक विश्वास भी जताया है कि ऐसे जो जिम्मेदार जो लोग हैं जिन्होंने शवों का अपमान किया है उनके साथ में एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी, मामले की जांच भी करवाई जाएगी और जांच की आवश्यकता कहां, जब सीधे तौर पर तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं, ऐसे में सीधे तौर पर ऐसे जो नाकारा जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लानी जानी चाहिए। बिल्कुल गिरिराज, चलिए कम से कम विधायक ने सोचा तो और बिल्कुल निश्चित तौर पर इस मामले में सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। गिरिराज, क्या इस चिकित्सालय में कोई भी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है जो शवों को शमशान घाट तक लेकर जा सके? ये देखिए, पूरी तरीके से सभी जो संसाधन हैं उनके पूरी तरीके से यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हैं, एम्बुलेंस यहाँ पर उपलब्ध हैं और ऐसे मामलों के अंदर कई मर्तबा जो भामाशाह है वे भी आगे आते हैं, वे एक सम्माननीय जनक तरीके से जो शव है उनको कई मर्तबा शमशान घाट भी पहुंचाते हैं। लेकिन जब तुरंत में जब ये मामला जब नगर परिषद के कांधों पर आ पड़ता है तब नगर परिषद के अधिकारी इससे पल्ला झाड़ते हुए और औपचारिक और इन लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई भी होना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और जालौर के सांचौर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। किसानों का धरना और भूख हड़ताल लगातार जारी है। सांचौर क्षेत्र के साकरिया हेड पर धरना लगातार जारी है। पिछले 6 दिनों से किसान यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भूख हड़ताल पर 12 किसान बैठे हुए हैं। हड़ताल के दौरान किसानों की हालत भी बिगड़ रही है।
बीमार किसानों ने अस्पताल जाने से भी इंकार कर दिया है। किसानों का धरना स्थल पर ही लगातार प्रदर्शन जारी है और यहीं पर उनको इलाज भी दिया जा रहा है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। 6 दिन से किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों पर किसान अड़े हुए हैं। लगातार यहां पर भूख हड़ताल भी की जा रही है, जिसके चलते किसान बीमार पड़ रहे हैं। और जब एम्बुलेंस लेने किसानों को पहुंची तो उन्होंने अस्पताल जाने से इंकार कर दिया है। ये 5वां दिन है साकरिया हेड पे पानी की वजह से किसान भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आज 12 जने भूख हड़ताल पे 5वां दिन हो गया। उसमें 2 जनों की आज हालत खराब है। अभी एम्बुलेंस आई है तो मैंने सीएमएस को फोन भी किया था कि इनके 2 जनों की हालत खराब है तो यहाँ के आप उनको बाटला चढ़ाओ। फिर भी इन लोगों में कोई प्रजातंत्र में ऐसा पहली बार हो रहा है कि आम किसान मर रहा है लेकिन कोई संभालने वाला नहीं है। आज 1 महीने से इनकी खुद की गलती के लिए, इनका खुद का मिस मैनेजमेंट के लिए किसान आज इतना दुखी है। आज 15 दिन से एक भी जेल पे पानी पहुंचा है नहीं। हमने 3-4 बार धरना भी दिया, हमको आश्वासन दिया, सरकार ने भी दिया, अधिकारियों ने दिया, लेकिन एक भी उनका एक ही वादा सही नहीं हो रहा है। आज ऐसे हालात में आज किसानों को कौन संभालेगा? इस भ्रष्टाचार में आपस की लड़ाई के अंदर किसान रो रहा है। और श्याम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, 6 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, कुछ किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं, स्थिति लगातार खराब हो रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है? बातचीत में सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? श्याम, जिस तरीके से जो किसानों की मांग है उसको लेकर प्रशासनिक लवाजमा है, उनसे बातचीत कर रहा है, लेकिन किसी भी तरीके से जो समझौता है वो प्रशासन व किसानों के बीच नहीं बन रहा है। इसी के चलते पिछले 6 दिनों से किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसमें 12 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो 2 बुजुर्ग किसानों की तबीयत बिगड़ने की वजह से जैसे एम्बुलेंस उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए लेकर आई थी, लेकिन किसानों ने साफ तौर से इनकार करने के बाद में डॉक्टरों की टीम को धरना स्थल पर ही लगा दिया गया और वहां पर ही उनका उपचार किया जा रहा है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए। नर्मदा का जो पानी है वो टेल तक छोड़ने की मांग को लेकर 5 गांवों के किसान है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर से किसानों ने अब अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर नर्मदा नहर का पानी टेल तक नहीं पहुंचेगा तब तक धरना प्रदर्शन इसी तरीके से निरंतर जारी रहेगा। तमाम प्रकार की जो वार्ताएं हैं वो वार्ता विफल हो रही है। जी प्रियंका। श्याम, लेकिन नर्मदा के पानी को टेल तक पहुंचाने में दिक्कत क्यों आ रही है? सिंचाई के लिए पानी तो चाहिए ना इन्हें, ये तो वाजिब मांग है। क्या कहना है प्रशासन का पूरे मामले पर? देखिए प्रियंका, टेल तक पानी पहुंचाने को लेकर पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति नहीं होने का हवाला दिया जा रहा है। नर्मदा के जो अधिकारी है उनका ये कहना है कि गुजरात से जो पर्याप्त पानी राजस्थान के हक का पानी है वो पूरा नहीं आने की वजह से सभी नहरों के अंदर सप्लाई नहीं की जा रही है, क्योंकि पर्याप्त पानी नहीं होता है तो प्रेशर के बिना जो इलाके हैं तो वहां पर पानी नहीं पहुंच पाता। इसी वजह से आधे किसान है कमांडेरी के उन तक ही पानी, जिसे आखिरी टेल तक पहुंचे हुए किसान आज भी नर्मदा से वंचित है। वहां पर सिंचाई के साथ साथ में पीने के पानी के लिए भी भयंकर संकट उत्पन्न हो चुका है। जी प्रियंका। बिल्कुल श्याम, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। बाड़मेर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। मूक बधिर युवती से गैंगरेप मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, धोरी मन्ना थाना क्षेत्र में युवती से गैंगरेप हुआ था। थाने के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। अभी तक बता दें कि पूरे मामले में आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मूक बधिर युवती से गैंगरेप मामले में मिल रही इस वक्त की बड़ी अपडेट। धोरी मन्ना थाना क्षेत्र में युवती से गैंगरेप हुआ था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा नहीं की गई है। और अब बीजेपी युवा मोर्चा ने भी इसे लेकर सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी युवा मोर्चा इसे लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है। प्रेमदान सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या लग रहा है, अब गिरफ्तारी होगी आरोपियों की? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से खफा होकर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बाड़मेर पहुंच करके धोरीमन्ना में रात को ही धरना लगा दिया। हालांकि मैं इसमें जानकारी देना चाहूंगा कि अभी तक पीड़ित पक्ष के द्वारा इनके साथ में धरने पर नहीं बैठे हैं, लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है इनके द्वारा यहाँ पर धरना दिया गया है। रात से धरना दिया जा रहा है। इनकी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो इस पूरे मामले में, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है।
क्योंकि आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है पुलिस। जैसा कि हमारी सुबह जो पुलिस के अधिकारी से बातचीत हो पाई है, उनका कहना है कि अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है। इसमें प्रियंका बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा जो एंगल है वो ये है कि क्योंकि वो मंदबुद्धि की है, साथ ही साथ वो मूक बधिर है, तो ऐसे में किसी भी आरोपी का वो उसकी तरफ से कोई इनपुट नहीं दिया गया है। ऐसे में पुलिस अपने स्तर पे डॉग स्क्वाड है, एफएसएल टीम के है, उसके आधार पे पुलिस की अलग अलग टीमें जो है वो इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। इसको लेकर अब राजनीतिक रंग भी चढ़ने लग गया है कि भाजपा ने यहाँ पर धरना दे दिया है। जी, क्या कहना है बीजेपी युवा मोर्चा का? प्रेमदान, कब तक ये प्रदर्शन करेंगे और क्या कुछ रणनीति इनकी ओर से आगे को लेकर, क्या कुछ मांगे इनकी ओर से अब तक रखी गई हैं? इनकी ओर से जो मांगे रखी गई है, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष हेमंत शर्मा, उनसे हमारी जो बातचीत हुई है, उसका कहना है कि प्रदेश के अंदर जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, इसको लेकर, क्योंकि इस तरीके का जघन्य अपराध होने के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं की, ऐसे में दोरीमना में इन्होंने धरना दिया है। लेकिन पूरे प्रदेश भर की जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार है उसी को लेकर के इनका ये धरना है। और साफ तौर से उनका कहना है कि हालांकि उन्होंने सीधे सीधे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि वो अपनी कुर्सी बचाने के प्रयास में राजस्थान की जनता का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है। जी प्रियंका। बिल्कुल प्रेमदान, और अब बीजेपी भी इसमें अपने राजनीतिक रोटियां सेकने में लग गया है। आप नजर बना रखिएगा प्रेमदान, आपसे अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मूकबधिर युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया था और इस मामले में पुलिस ने अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है, जिसे लेकर बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। और आज संविधान दिवस है, चलिए सीधे लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोल रहे हैं, सुनाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं। देश के लिए एक संकल्प बन रहा है। आजादी का यह अमृत काल देश के लिए कर्तव्य काल है। चाहे व्यक्ति हो या संस्थाएं, हमारे दायित्व ही आज हमारी पहली प्राथमिकता है। अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए ही हम देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। आज भारत के सामने नित नए अवसर बन रहे हैं। भारत हर चुनौती को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। एक सप्ताह के बाद भारत को G20 की प्रेसिडेंसी भी मिलने वाली है। यह बहुत बड़ा अवसर है। हम सभी टीम इंडिया के रूप में विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाएं। भारत का योगदान विश्व के सामने लेकर जाएं। ये भी हम सभी का सामूहिक दायित्व है। भारत की मदर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पर जो पहचान है, हमें उसे और सशक्त करना है। साथियों, हमारे संविधान की एक और विशेषता है जो आज के युवा भारत में और भी प्रासंगिक हो गई है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है जो ओपन है, फ्यूचरिस्टिक है और अपने आधुनिक विजन के लिए जाना जाता है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर हमारे संविधान की स्पिरिट यूथ सेंट्रिक है। आज स्पोर्ट्स हो या स्टार्टअप्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या डिजिटल पेमेंट्स, भारत के विकास के हर आयाम में युवा शक्ति अपना परचम लहरा रही है। हमारे संविधान और संस्थाओं के भविष्य की जिम्मेदारी भी हमारे इन युवाओं के कंधों पर ही है। इसलिए आज संविधान दिवस पर मैं सरकार की व्यवस्थाओं से
देश की न्यायपालिका से एक आग्रह भी करूंगा। आज के युवाओं में संविधान को लेकर समझ और बढ़े, इसके लिए ये जरूरी है वो संवैधानिक विषयों पर डिबेट्स और डिस्कशंस का हिस्सा बने। जब हमारा संविधान बना तब देश के सामने क्या परिस्थितियां थी, संविधान सभा की बहसों में उस समय क्या हुआ था, हमारे युवाओं को इन सब विषयों की जानकारी होनी चाहिए। इससे उनकी संविधान को लेकर दिलचस्पी और बढ़ेगी। इससे युवाओं में इक्वालिटी और एम्पावरमेंट जैसे विषयों को समझने का विजन पैदा होगा। उदाहरण के तौर पर हमारी संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी और उनमें एक दक्षयानी वेलियाउधन वो महिला थी जो एक प्रकार से वंचित समाज से निकल करके वहां तक पहुंची थी। उन्होंने दलितों, मजदूरों से जुड़े कई विषयों पर महत्वपूर्ण इंटरवेंशंस किए। दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, ऐसे ही और कई महिला सदस्यों ने भी महिलाओं से जुड़े विषयों पर अहम योगदान दिया था। इनके योगदान की चर्चा कम ही। और बड़ी खबर जयपुर से आपको बता दें, जयपुर हेरिटेज नगर निगम में धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। निर्दलीय और कांग्रेसी पार्षदों का धरना जारी है। वर्किंग कमेटियां गठित करने की मांग की जा रही है। आज आंदोलन की नई रणनीति तय की जाएगी। तो वर्किंग कमेटियों की गठन की मांग को लेकर लगातार निर्दलीय और कांग्रेस के पार्षद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर पिछले कई दिनों से लगातार पार्षदों की ओर से कमेटियों की गठन की मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और खबर सामने आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, आज आंदोलन की नई रणनीति तय कर ली जाएगी। तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अलग अलग अंदाज में यह धरना प्रदर्शन देखने को मिला। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो उस दौरान की है जब मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज करके अनोखे अंदाज में पार्षदों की ओर से प्रदर्शन किया गया। महेश दाधीच सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। महेश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा प्रियंका कि जिस तरह से जो हेरिटेज नगर निगम है उसमें कमेटियों के गठन की मांग को लेकर के पार्षदों का जो धरना है वो लगातार जारी है। विधायकों के बीच में इस मसले को लेकर के चर्चा होनी है और हो भी चुकी है, लेकिन उस बात का अभी तक कोई निष्कर्ष जो है वो सामने नहीं आ सका है। इसी कारण से जो कमेटियों के गठन की बात है, वर्किंग कमेटियां जो यहाँ हेरिटेज नगर निगम में बनाई जानी है, उस पर कोई फैसला अभी तक सामने नहीं आया है। इसी लिहाज से अभी तक जो पार्षद हैं वो धरने पर अडिग हैं। उनका कहना है कि जब तक की कमेटियों के गठन को लेकर के घोषणा नहीं हो जाती है तब तक वे यहाँ पर धरना जारी रखे हुए हैं। ये बात अलग है कि अब पार्षदों की जो संख्या पहले धरने पर जिस तरह से नजर आ रही थी वो कल कम देखने को मिली थी, आज थोड़ी है। लेकिन इस बात में कोई दुराई नहीं है कि जो पार्षद हैं वो यहाँ पर अपनी इस मांग को इसलिए वाजिब ठहरा रहे हैं क्योंकि 2 साल के अंदर हेरिटेज नगर निगम का कार्यकाल हो गया है और यहाँ पर वर्किंग कमेटियां नहीं बनने के कारण में जो निगम के कामकाज की जो शैली है वो बहुत हद तक प्रभावित हो रही है और इस बात को खुद महापौर, उप महापौर भी स्वीकार कर रहे हैं। विधायकों ने भी कई हद तक कहा है कि इसका जो सीधा कामकाज है वो जनता पर असर पड़ रहा है और जल्द से जल्द कमेटियों के गठन को लेकर के अब कवायद उन्होंने तेज कर दी है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से हम बात कर रहे थे तो उनका भी साफ यही कहना था कि कई न कई ऐसी वजह रही है जिस कारण से स्वाभाविक तौर पे वे भी नहीं चाहते थे कि कमेटियों के गठन में देरी हो, लेकिन जिस तरह से अब इस मसले पर पार्षदों ने ध्यान दिलाया है तो जल्द ही 1-2 दिन में जो है कमेटियों के गठन को लेकर के घोषणा की जा सकती है। उन्होंने 1 सप्ताह का वक्त मांगा था। महेश, जब महापौर, मंत्री, विधायक सब ये बात मान रहे हैं कि कमेटियों के गठन नहीं होने से दिक्कतें आ रही हैं कामकाज में, तो आखिर इतनी लेट लतीफी क्यों? पार्षदों को प्रदर्शन क्यों करना पड़ गया इसके लिए? जी बिल्कुल, देखिए ये पार्षदों का हक है और पार्षद धरने पर बैठे हैं और जो निर्दलीय पार्षद जिन्होंने की कांग्रेस के बोर्ड के गठन के अंदर अपना सहयोग दिया था, अपनी अहम भूमिका निभाई थी और उन्होंने जब अपनी हक की बात यहाँ पर सामने रखी तो यहाँ पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का ये कहना था कि ये एक केवल संयोग ऐसा था कि जिसकी वजह से इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जा सका। बाकी इसमें कोई जो अनावश्यक देरी है वो उसकी वजह
विधायक भी नहीं चाहते थे और ना पार्षद चाहते थे, महापौर भी नहीं चाहते थे। लेकिन अब जिस तरह से देरी हुई है उसको किस तरह से सुधार किया जा सके, अब उस पर फोकस वे कर रहे हैं। दूसरी बात आपने ठीक कही कि इसका कारण क्या था, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हर विधायक जो है ये चाहता है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में जो पार्षद इतने जीत करके आए हैं कमेटी में उनको उतना हिस्सेदारी जो है वो मिलना चाहिए। उसका एक मसला है, उसका जो टकराव है वो कहीं ना कहीं इस निर्णय के भीतर में देखने को मिला है। इस वजह से जो है ये निर्णय लेने में जो इतनी देरी है महेश, और निर्णय लेने में देरी भी हुई और यही वजह है कि पार्षद आक्रोशित हैं और आज नई रणनीति भी तैयार की जाएगी। महेश, नजर बनाए रखिएगा, जब ये रणनीति तैयार की जाएगी अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और करौली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध पनीर बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। राजपुर रोड पर अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही थी। फैक्ट्री में सिंथेटिक पनीर बनाने की सूचना मिली थी और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। तो एक बड़ा भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस की ओर से मिलावटखोर पनीर बरामद किए गए हैं। अवैध पनीर बनाने की फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। करौली से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवैध पनीर बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। राजपुर रोड पर ये अवैध फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। फैक्ट्री में सिंथेटिक पनीर बनाए जा रहे थे। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और छापेमार कार्रवाई की गई है। तो फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और वहां पर जांच किए जा रहे हैं और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। तो वहीं उदयपुर में कारोबारी समूहों पर आयकर के छापे लगातार जारी हैं। चौथे दिन भी आयकर छापे की कार्रवाई कर रहा है। 20 ठिकानों पर चौथे दिन भी लगातार कार्रवाई जारी है। 170 करोड़ से ज्यादा अघोषित संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। छापों में 14 किलो से ज्यादा अघोषित ज्वेलरी भी पकड़ी गई है। कारोबारी समूहों के संचालकों के स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। अघोषित संपत्ति और अन्य दस्तावेजों के संबंध में ये स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। एक्मे ग्रुप और अंकुर ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। तो उदयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईटी छापे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। छापे की कार्रवाई से एक्मे ग्रुप के संचालक बीमार हो गए हैं। बीमारी के बाद पंकज जैन को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आयकर विभाग के अधिकारी भी अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं। अस्पताल से छुट्टी के बाद पंकज जैन के स्टेटमेंट लिए जाएंगे। पंकज से जुड़े ठिकानों पर सर्वाधिक अघोषित संपत्ति मिली है। तो आईटी की ओर से छापेमार कार्रवाई की गई है। इनकम टैक्स की टीम अलग अलग ठिकानों पर यह कार्रवाई कर रही है। एक्मे ग्रुप और अंकुर ग्रुप, इन दो ठिकानों पर अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दें, बड़ी संख्या में अघोषित संपत्ति बरामद किए गए हैं। इस मामले को लेकर अब दोनों के मालिक से पूछताछ की जाएगी। और आपको बता दें कि पंकज की तबीयत इस बीच खराब हो गई है। और राकेश शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, लगातार आईटी की ओर से छापेमार कार्रवाई जारी है, पूरी जानकारी दीजिए इस मामले को लेकर। और बताया जा रहा है पंकज की तबीयत भी बिगड़ गई है, इसे भी लेकर अपडेट बताइएगा। बिल्कुल, देखिए ऋषिका, जिस तरीके से आयकर विभाग ने 4 दिन पहले छापे की कार्रवाई की थी। अमूमन जो आयकर विभाग की टीमें 3 दिन के बाद लौट आती हैं, लेकिन चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ से अघोषित संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं, रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। इसके अलावा ऑटो फाइनेंस कंपनियां इन्होंने बना रखी थी, तो जो बहुत मोटा पैसा ये ब्याज पर जो कैश होता था उसको देते थे, और जब लोन के रूप में, और उसके बाद जब लेते थे तो उसको चेक या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए यानी 1 नंबर में लेते थे। हुंडी के कारोबार का खुलासा हुआ है, जिसके दस्तावेज आयकर विभाग ने जब्त किए हैं। इसके अलावा चूंकि जो इनका रियल एस्टेट का काम है, बहुत बड़े पैमाने पर एक्मे ग्रुप द्वारा जमीनों की खरीद फरोख्त के साथ साथ कमर्शियल जो कॉम्प्लेक्स हैं, रियल एस्टेट के जो कारोबार हैं, उसमें 2 नंबर का पैसा बहुत बड़े पैमाने पर लगाया है। राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों में भी निवेश सामने आया है। तो आयकर विभाग के अधिकारियों ने दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। एक्मे ग्रुप पर सबसे ज्यादा चूंकि अवैध संपत्ति सामने आई है, अघोषित संपत्ति सामने आई है, तो उसके बाद आयकर विभाग के अधिकारियों की कार्रवाई को देखते हुए एक्मे ग्रुप के जो मालिक हैं पंकज जैन, उन्होंने अपने आप को बीमार बताया और बीमार होने के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर
आयकर विभाग के अधिकारी खुद उनके उपचार में सहयोग कर रहे हैं। हालांकि वो बीमार है या नहीं ये मेडिकल रिपोर्ट के बाद पता हो पाएगा, लेकिन फिलहाल अभी पंकज जैन जो है वो अस्पताल में है। राकेश, बताया जा रहा है कि आईटी की टीम इन दोनों लोगों से स्टेटमेंट लेने वाली है। ये स्टेटमेंट कितना मायने रखता है और क्या लग रहा है कब तक पंकज के स्टेटमेंट लिए जाएंगे, क्योंकि वो तो अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके के 14 किलो से ज्यादा सोना, 1.5 करोड़ से ज्यादा कैश, 170 करोड़ से ज्यादा की अघोषित संपत्ति के जो दस्तावेज मिले हैं, उसके बाद ये कार्रवाई बड़ी हो जाती है। अहमियत इसकी है तो जो इस ग्रुप के संचालक हैं, इनसे जुड़े लोग हैं जिनके नाम पर निवेश किया गया है, उन लोगों के बकायदा आयकर विभाग लिखित में बयान ले रहा है। वहां पर गवाह भी मौजूद है, ज्वेलर्स जो बुलाए गए हैं, वैल्यूअर्स, ताकि ज्वेलरी की वैल्यूएशन करवाई जा सके। क्योंकि अभी 20 ठिकानों पर कार्रवाई जारी है, अभी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, वहां से जब्ती का प्रोसेस जो है अभी चल रहा है। तो ये जब पंकज जो जैन है, चूंकि इनके यहाँ पर जो दस्तावेज मिले हैं वो बहुत ज्यादा है, उनकी छानबीन की जाएगी और उनकी वास्तविकता भी पता की जाएगी। इनसे पूछा जाएगा कि दस्तावेजों में जो दिखा रखा है और इसकी वास्तविकता कितनी ज्यादा है, क्योंकि खरीदी कम दिखाते हैं और जबकि बहुत महंगी खरीदी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे।